आते रहेंगे लोग। चलें। बिफोर आई शेयर द स्लाइड्स मैं ऑथर का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। युval नोआ हरारी काफ़ी फेमस राइटर है। इनकी किताबें ऑलरेडी जो मार्केट में आ चुकी हैं उनमें सेपियंस है सबसे ज़्यादा फेमस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। एंड उसके बाद इन्होंने लिखी थी एक और किताब होमो डियोस, जो कि उतनी फेमस नहीं हुई जितनी कि पहली हुई थी। और ये थी कि नेक्स्ट 100 ईयर्स जो ह्यूमन काइंड के हैं, 2016 से लेके आप कह सकते हैं 2116, वो अगले एक 100 साल की हिस्ट्री के उसमें एआई का क्या रोल होगा और ह्यूमंस की क्या डायरेक्शन है, रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग एजुकेशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद इन्होंने किताब लिखी थी 2021 में गालिबन, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। एंड उसके बाद अभी एक उनकी किताब रिसेंट आई है जिसपे आज हम रिव्यू भी दे रहे हैं, और ये है अनस्टॉपेबल अस, हाउ ह्यूमंस टुक ओवर द वर्ल्ड। और ये इन्होंने स्पेशली वैसे लिखी है बच्चों के लिए। बड़ों के लिए ये किताब इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन बड़ों के लिए भी इसमें जो लर्न करने को है वो काफ़ी कुछ है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को और कम से कम ये देखने को मिल जाती हैं कि बच्चों को के लिए किताब लिखी कैसे जाती है, और आज का एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन बच्चों को एड्रेस कैसे कर रहा है रिगार्डिंग while taking into account different things like politics and history, और उसके हिसाब से एक नैरेटिव वगैरह बनाना और इस तरह की सारी चीज़ें। तो मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ। और आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि स्लाइड्स आपको पूरी पूरी नजर आ रही हैं अभी। जी नजर आ रही है। जी, तो ये टाइटल जो इसका फ्रंट पेज आप कह सकते हैं, टाइटल वाला आप पेज इसको है सर। आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, वो जो है ना, फुल स्लाइड वाला ऑप्शन, उस पे जाके। ये सर फुल स्लाइड ही चल रही है अभी तो। नहीं नहीं, नीचे वो एक स्लाइड व्यू होता है ना, वो आइकन सब बना होता है जहाँ से ये जूम जूम शुम होता है ना, ऑफिस। राइट पे यहाँ नीचे जाके वहाँ ये वाला वहाँ पे एक स्लाइड, आइकन, वहाँ पे एक आइकन सा होगा, हाँ, इसी के साथ। सर ये ये स्लाइड ये शो इस जो पे लिखा, फ्लैग बना होता है ये एक तरह उस उसमें ये होता है, ये साइड वाली स्लाइड है ना, लेफ्ट साइड वाली, ये गायब हो जाती है सिर्फ। और पूरा MS वर्ड का बाकी जो है ना, सिर्फ सिर्फ स्लाइड हो जाती है पूरी स्क्रीन पे। का। अभी मेरे फुल ख्याल स्क्रीन मुझे हो जाती है। मुझे तो अभी फुल स्क्रीन ही नजर आ रही है, जस्ट स्लाइड है इसमें। अच्छा, हमें चले, ठीक है, चले। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ, तो ये इसका टाइटल पेज है, युval नोआ हरारी अनस्टॉपेबल अर्थ, और ये इसका वॉल्यूम 1 है, हाउ ह्यूमंस टुक ओवर द वर्ल्ड इसका टाइटल है। और दैट्स इट। तो जो फर्स्ट ये स्टार्ट अपना इस बुक के अंदर नैरेटिव बनाना और एड्रेस करना आप कह सकते हैं बच्चों को, जब वो करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली वो जो चीज़ है वो ये है कि एनिमल नो व्हाट दे नीड टू डू। इसमें मैंने ये चीज़ें इनकी कुछ लिख भी दी हैं। But humans don't know because we have a lot of options. We are more brutal than lions and can swim faster than dolphins. We rule this planet basically and can kill all other animals by next year if we want to. अगर हम चाहें तो नेक्स्ट ईयर कोई भी जानवर ना रहे, कोई भी मछली समंदर के अंदर ना रहे। एंड दिस इज अ लॉट ऑफ पावर वी ऑल्सो यूज टू बी ऑर्डिनरी एनिमल्स इन द पास्ट। अगर पास्ट की बात करें, जिसमें आगे वो बताएंगे भी कि पास्ट के अंदर ह्यूमंस और ह्यूमंस की सिविलाइजेशंस, या उससे पहले अगर सेवेज इंसान होते थे तो कैसे रहते थे। हाउ वी गॉट दिस मच पावर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेल ऑन दिस प्लेनेट। तो ये यहाँ से वो बच्चों का इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि इस बुक के अंदर डेवलप करते हैं कि इतनी पावर हमें मिली कैसे है कि हम सारे जानवरों को खत्म कर सकते हैं, हम नेचर के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो हम यूनिवर्स के अंदर भी काफी इंफ्लुएंशियल हो गए हैं आफ्टर स्पेस टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड ये सारा कुछ हमने किया कैसे है, एक ऑर्डिनरी एनिमल जो ह्यूमन थे और एनिमल्स ऑफ नो सिग्निफिकेंस थे, इतनी पावर उन्हें मिली कैसे है। तो इससे वो स्टार्ट करते हैं अपना इस बुक का। एंड फिर वो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं कि इन दी पास्ट ह्यूमंस लिव्ड इन द जंगल। हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस स्टार्ट के अंदर जंगल्स में ही रहे हैं,
और ये वाली चीजें जो हैं ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, और इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। जहाँ पे शक इसमें कुछ होगा, मुझे भी अगर होगा या साइंटिस्ट को होगा, तो वो इसमें मैं आप रिव्यू के अंदर बताऊंगा भी। एंड humans in the start were weak and sometimes ate bone marrow। और इसकी रीजन क्या है, इन्होंने जो लिखा है कि sometimes humans ate bone marrow। तो ये ऐसा है कि स्टार्ट के अंदर आपको पता है कि हंटर गैदरर सोसाइटीज थी, और ये बात आगे आएगी भी कि वो सोसाइटीज थी कैसे। तो ह्यूमंस यही करते थे कि वो शिकार करते थे या फिर पौधे वगैरह जो थे उनसे खाते पीते थे। बट बिफोर ह्यूमंस लर्न के वो पौधों वगैरह को और प्लांट्स को, इन चीजों से वो कैसे सब्जियां और फ्रूट हासिल कर सकते हैं, उससे पहले सिर्फ शिकार ही करते थे। अब जब शिकार वाली बात आती थी, तो एक आपने थ्योरी अगर पढ़ी हो डार्विन की, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है कि इसमें अगर आप ये ले लें कि एक अगर जानवर है तो जो सबसे स्ट्रोंग होगा वो उसको खा लेगा और बाकी भूखे मर जाएंगे। तो वो वाली सिचुएशन थी जिसके अंदर सर्वाइवल जो था वो आप कह सकते हैं कि पर्पस ऑफ लिविंग होता था उस वक्त ह्यूमंस का। और उस वक्त अगर उन्हें शिकार करने को कुछ मिल जाता था तो ठीक है, अगर नहीं मिलता था तो फिर वो ये करते थे समटाइम्स के हड्डियां तोड़ के उसमें से बोन मैरो खाते थे, अगर उन्हें कभी गोश्त नहीं मिल पाता था। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि इंसान ज़हीन जानवर है बाकियों से, इसी वजह से इसको होमोसेपियंस कहते हैं, यानी ज़हीन इंसान आप कह सकते हैं उर्दू के अंदर। तो उन्होंने फिर टूल्स बनाना सीखे, और जब टूल्स बनाए तो उससे शिकार करना आसान हो गया। फिर उससे इंसानों ने सीखा कि हम आग कैसे जला सकते हैं, हाउ वी कैन बर्न द फायर। एंड जब ये फायर बर्न करना सीखा तो उससे तो ज्यादा आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन आ गया, बिकॉज जो बाकी जानवर थे वो आग से डरते थे। तो इंसान अपने मनपसंद दरख्तों से और अपने जहाँ पे गोश्त अगर इकट्ठा करके रख लिया है तो उन जगहों से बाकी जानवरों को दूर भगा सकते थे आग से डरा के। तो ये आग जो थी इसने इंसान को सुपीरियोरिटी दी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑन ऑल एनिमल्स। एंड उस वक्त अगर आप देखें कि इंसान की तरह के, यानी हम जो इंसान है बाकी हम जैसे और कौन कौन से जानवर थे, तो उसमें एक फ्लोर्स आते हैं। और ये प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है, एक आइलैंड था ऑस्ट्रेलिया के काफी ये पास करके है। और यहाँ पे फ्लोर्स रहते थे, ये इंसानों की एक टाइप थी। और ये वाले इंसान जो थे ये बड़े छोटे होते थे, जस्ट कोई आप कह सकते हैं 3 फुट के, 3.5 फुट के। अभी तो एवरेज कद फिर भी आप देख लेंगे 5, 8, 5, 9 इतना होता है, 6 फुट के भी होते हैं, 5.5 फुट इतना है। तो ये काफी छोटे थे आज की निस्बत भी। और इसकी रीजन ये थी कि वहां पे फूड वगैरह वाले इश्यूज थे थोड़े। और जब जिस जगह पे खुराक थोड़ी होती है वहां पे आपको पता है कि जो छोटे जानवर होते हैं जिनको थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है और उसके लिए उन्हें थोड़ी फूड चाहिए होती है, तो वो इजीली सरवाइव कर जाते हैं। तो इन्होंने वहां पे काफी अच्छे से सरवाइव किया, बाकी काफी जानवर मारे भी गए थे, सिर्फ छोटे जानवर वहां पे बचे थे उस आइलैंड पे। फिर एक और टाइप थी नेंडरथल्स की, जो कि यूरोप में और एशिया में इवोल्व हुए थे, और ये साइज में फ्लोर्स की निस्बत बड़े थे। और हम जो इंसान हैं जिनको होमोसेपियंस कहते हैं, ये कद काठ में और बाकी चीजों में इनके बराबर थे, ऑल्दो पावर में इनसे ही काफी ज्यादा स्ट्रोंगर भी थे। तो उसमें थोड़ा बहुत फिजिक का आ सकता है कि फिजिक में थोड़ी इन्हें सुपीरियोरिटी थी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं थी। बट पावर इनके पास उसकी वजह से, जो थोड़ी बहुत भी इनके पास फिजिकल सुपीरियोरिटी थी उसकी वजह से काफी ज्यादा थी। बट ये उतने इंटेलिजेंट नहीं थे जितने के इंसान थे, और उसकी रीजन एवोल्यूशन था ब्रेन का। इंसानों का ब्रेन का एवोल्यूशन थोड़ा डिफरेंटली हो गया इनसे। अब ये क्यों हो गया, इसकी एक अलग रीजंस हो सकती हैं, उसमें एक अलग डिबेट्स हो सकती हैं। बट ये एक डिफरेंस था बिटवीन नेanderthals एंड होमोसेपियंस। एंड डेनिसोवंस एक और तरह के इंसान थे, और ये डेनिसोवा केव के अंदर इनके जो फॉसिल्स वगैरह थे वो मिले थे। और ये भी एक प्रीवियसली अननोन टाइप थी ह्यूमंस की, उनसे इनका ताल्लुक था। तो हम इनको सबको जानते कैसे हैं? हम इसको जानते हैं डीएनए के थ्रू, बिकॉज जब फॉसिल्स वगैरह में मिलते हैं, अगर कोई हड्डी भी अगर मिल गई है तो उसमें डीएनए होता है। और डीएनए आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन बुक होता है ह्यूमंस की, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि ये कौन से इंसान थे, किस तरह के थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और भी काफी सारी चीजें डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन बुक होती है तमाम स्पीशीज की। एंड देन सेपियंस, हम जो इंसान है वो सेपियंस है। एंड हम होमो सेपियंस साइंटिफिकली कहलाते हैं।
और ये इटालियन में, चूंकि साइंसदान सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इटालियन के अंदर कहते हैं, तो ये एक इटालियन टर्म है और इसका मीनिंग है वाइज ह्यूमंस। एंड ये वाइज ह्यूमंस जो थे ये तकरीबन 50,000 ईयर्स अगो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गए थे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट ब्रेन एवोल्यूशन, और उसकी बेस पे जो टूल्स और फायर्स वगैरह इनके पास आ गया, उसका आर्ट, और उसकी वजह से जो सुपीरियोरिटी इन्हें मिली बाकी जानवरों के ऊपर। एंड सबसे बड़ी जो एक चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंसानों को पावर दी, वो था इंसानों को कोऑपरेशन। कि इन जो होमो सेपियंस हैं ये लार्जर ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, और इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि 50 अगर इकट्ठे हो जाएं तो नहीं कर सकते कोऑपरेशन, अगर 100 हो जाएं या 200 या 2000 या फिर इवन 2 करोड़ भी हो जाए, इंसान बहुत ज्यादा तादाद के अंदर भी कोऑपरेशन कर सकते हैं। और वो एक दूसरे के साथ जो ये कोऑपरेशन करते हैं उसकी बेस पे ही इनको सुपीरियोरिटी मिल जाती है बाकी जानवरों पे बहुत ज्यादा। और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि आज हम किंग्स हैं इस पूरी अर्थ प्लैनेट के। एंड व्हाई वी कोऑपरेट, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, हम समझते भी नहीं है एक दूसरे को अच्छे से कि दूसरा उस चीज में बिलीव करता है कि नहीं करता जिसमें मैं करता हूँ, बट स्टिल वी कैन कोऑपरेट। And the reason of it is that we all can imagine and we can invent stories and then we can believe in them and then even we can preach them. And दूसरे भी उसमें बिलीव भी करते हैं और एक दूसरे के साथ फिर बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी होता है। नोवाल यू हरारी लिखता है कि our ability to dream up stuff that isn't real, that isn't really there, and to tell all kinds of imaginary stories. We are the only animals that can invent and believe in legends, fairy tales and myths. इसकी आप कहीं से मिसाल ले लेना कि कोई शेर अगर है, फॉर एग्जांपल लाइन है, तो वो तो किसी स्टोरी में नहीं बिलीव करेगा, वो तो नहीं समझेगा कि पास्ट के अंदर कौन रहता था और उसने क्या कहा था, या फिर क्या ऐसी चीज है जिसमें से हम सबको बिलीव करना चाहिए और उसका हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, या इस तरह की बहुत सी आगे मिसालें वो देता है, तो वो मैं आपको दूंगा। तो ये जो हमारी एबिलिटी है ना स्टोरीज इन्वेंट करने की और फिर उसमें बिलीव करने की, हरारी के मुताबिक ये हमें कोऑपरेशन करने के काबिल बनाती है, और इसकी बेस पे हमें ज़ाहिर है कि सुपीरियोरिटी एक मिलती है बाकी एनिमल्स के ऊपर। तो हाउ डिड सेपियंस गेट दिस स्ट्रेंज एबिलिटी? अपनी इस बुक के अंदर युval नोआ हरारी लिखते हैं कि वन एक्सप्लेनेशन इज दैट समथिंग इन द सेपियंस डीएनए इंस्ट्रक्शन बुक changed by mistake, maybe two parts of the brain that used to be completely separate starting connecting, and this mistake didn't happen in the Neanderthals instruction book. So Neanderthals couldn't invent and believe in stories, and we can invent stories and believe in them. So how cooperation happens? If thousands of people believe in same thing or the same story, then they'll all follow the same rules, which means they can cooperate effectively. और इसकी मिसाल अगर यहाँ पे ही देनी हो तो हम दे सकते हैं कि अभी अगर आईपीएल का एक मैच हो रहा है इंडिया के अंदर, तो उन सबको पता है कि ये जो मैच है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों खेलना है और इसके क्या रूल्स होंगे। अब वो रूल्स कहीं पे मौजूद तो नहीं है ना, दीज आर नॉट टेंजिबल थिंग्स, हम इनको टच नहीं कर सकते रूल्स को, और ना इनको उठा के कहीं फेंक सकते हैं, ना उनकी शक्ल बिगाड़ सकते हैं। दीज रूल्स आर नो वेयर, आप दुनिया में अगर कहीं भी निकल जाएंगे हमें ये आईपीएल के रूल्स निकाल के दें तो हमें मिलेंगे नहीं, बट दीज रूल्स आर जस्ट इन आवर माइंड्स। तो ये इसको ये स्टोरी कहता है कि हम इस तरह स्टोरीज में बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन स्टफ दैट इज इन रियल, and on the basis of that stuff we all can cooperate effectively, and doesn't matter कि how many people there are. And power of stories पे फिर वो जब लिखता है तो कहता है कि you could never persuade a chimpanzee to um, give you a banana by promising him that when he dies he'll go to heaven and have all the bananas he can eat. No chimp would ever believe you. Only sapiens can believe stories like that. And that is why we rule the world, whereas poor chimps are locked up in zoos. यानी आज अगर हम इंसानों को बता देते हैं कि ये फलां वाले जो रूल्स हैं ये खुदा की तरफ से तुम्हारे पास आए हैं और इन पे तुम्हें बिलीव करना है, और अगर तुम इन रूल्स को मान के इन पे अमल करोगे देन यू विल गो टू हेवन, एंड वहां पे तुम्हें फिर बहुत कुछ मिलेगा।
और इसके मुकाबले में आप कोई चिंपैंजी को नहीं परसुएट कर सकते कि तुम्हें भी मतलब इसी तरह से रिवॉर्ड कोई मिलेगा। वो मतलब इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता, उनकी एक अपनी दुनिया है चिंपैंजी की और बाकी एनिमल्स की। सो आज वो इंसानों के जूस के अंदर लॉक्ड अप हैं और इंसान उनको लॉक करते हैं, एंड वी आर रूलिंग प्लैनेट फॉर दिस रीजन। इसी तरह मैकडोनल्ड की एक वो मिसाल देता है। मैकडोनल्ड इज ऑल्सो नोवेयर, एक रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड नहीं है, और इसके जो वेटर्स या इसकी मैनेजमेंट है वो भी मैकडोनल्ड नहीं है, और इवन इसके जो ओनर्स हैं वो भी मैकडोनल्ड नहीं है, बिकॉज ओनर्स चेंज होते रहते हैं। वो अगर ओनर्स की डेथ हो जाए देन स्टिल कॉर्पोरेशन इज स्टिल देयर। So McDonald's is a story that millions of grown-ups tell each other and believe very strongly, but it exists only in our imagination. We created it with special sapient superpower. हमने कॉरपोरेशंस का एक रूल बना दिया, एंड अब कॉरपोरेशंस जो हैं ये कहाँ है किसी को नहीं पता। ना ओनर्स कॉरपोरेशन है, ना रेस्टोरेंट्स कॉरपोरेशंस हैं, और ना आप कह सकते हैं कि जो इनके वेटर्स या इनके मैनेजमेंट होते हैं रेस्टोरेंट्स के वो ये होते हैं कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन इज ऑल्सो नोवेयर एंड इट इज जस्ट इन आवर माइंड। एंड ऑयली किंग्स ऑफ फ्रांस की आप स्टोरी ले सकते हैं कि फ्रांस में एक स्टोरी हुआ करती थी कि जो भी बादशाह बनेगा वो ये एक फलां तेल अपने सर में डालेगा और फिर बादशाह बनेगा, और ये तेल खुदा ने दिया है उन लोगों के लिए ये है जो कि फ्रांस को रूल करेंगे। उन लोगों को उन किंग्स को बस मानना है बिकॉज वो खुदा की तरफ से नामजद किए गए हैं। तो बहुत लंबे अरसे तक फ्रांस के लोगों ने इन ऑयली किंग्स के अंडर अपनी मतलब आप कह सकते हैं कि उनके अंडर ये उनका रूल चलता रहा ऑयली किंग्स का फ्रांस के ऊपर। फिर बड़े लंबे अरसे के बाद जाके हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये क्या है, ये तो हो सकता है कि इन्होंने खुद से स्टोरी इन्वेंट की हो कि एक खुदा है जिसने हमें ये ऑयल दिया है जो कि हम किंग के सर पे डालेंगे और उसके बाद वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं। तो ये तो खुद जो शाही खानदान है उन्होंने हम पे हुकूमत करने के लिए स्टोरी इन्वेंट की होगी। वी डोंट बिलीव इन दिस, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस स्टोरी helped people of France to cooperate very effectively because एक हुकूमत बनी फिर बड़े अच्छे से वो चली। So the people of France believed this story for a very long time, and for more than 1,000 years, France was ruled by oily kings. एंड फिर वो आगे आता है कि वो जो पास्ट में जो सिविलाइजेशंस जिस तरह के इंसान थे जिस तरह वो रहते थे, तो उनका हमारी मेमोरीज के ऊपर भी बड़ा असर होता है। फूड मेमोरी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स। अगर उन्हें कहीं पे मीठा फल मिल जाता था, कोई दरख्त मिल जाता था जिसपे मीठे फल होते थे, तो वो तब तक खाते रहते थे जब तक कि वो उनका पेट नहीं भर जाता और उनके दिल की तसल्ली नहीं हो जाती, बिकॉज वो जानते थे कि अगर हम इस दरख्त को छोड़ के आगे चले जाएंगे तो पीछे से कोई बंदर या रीछ या डोंट नो कौन से एनिमल्स आएंगे और आके इस दरख्त को खत्म कर देंगे, और हमें फिर मीठा कोई फल दोबारा डोंट नो कि कब मिलेगा, जल्दी मिलेगा नहीं, चांसेस आर दिस। तो इस वजह से हम आज भी मीठा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खा लें। एंड इसी तरह और भी मतलब आप कह सकते हैं ना कि एवोल्यूशन इस तरह हुआ है कि जिन सोसाइटीज ने बहुत ज्यादा हंगर फेस किया होता है या फिर बहुत ज्यादा उन्हें खुराक मिली होती है, तो दोनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बहुत ज्यादा वो जल्दी से खाते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमें खाना मिलेगा भी कि नहीं। सो ये एक मतलब फूड मेमोरी है इंसानों के साथ अभी तक एंशिएंट सिविलाइजेशन की। एंड हाउ दे लिव्ड, पीपल visited caves but didn't live there all the time. दे लिव्ड इन कम्यून्स, और ये भी फॉसिल्स से प्रूव्ड है। हमेशा वो गारों के अंदर नहीं रहते थे, ऑल्दो दे समटाइम्स विजिटेड केव्स और कम्यून्स के अंदर रहते थे। तो कम्यून्स का अपना एक सेटअप होता था जिसके अंदर उनका जो मोरालिटी का लेवल था, जिस तरह के उनके रूल्स थे, जिस तरह की गवर्नमेंट थी या जिस भी तरह सोसाइटी फंक्शन करती थी, वो भी जरा डिफरेंट थी। तो आज जब बहुत से लेफ्टिस्ट बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको एक जैसी चीजें मिलनी चाहिए और भी बहुत कुछ इस तरह की बातें जब करते हैं बहुत से आइडियलिस्ट लोग, तो एक्चुअली उनके जो सबकॉन्शियस के अंदर एक चीज होती है ना, वो उन कम्यून्स की होती है जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन होती थी, जहां पे अगर भूखा मरता था तो सारा कबीला मरता था, और अगर बहुत ज्यादा खाने को मिलता था तो फिर भी पूरे के पूरे कबीले को और पूरे कम्यून को मिलता था। तो शादी वगैरह की रस्मात भी बड़ी आम होती थी, और इस तरह की काफी ज्यादा चीजें, मैरिज का इंस्टीट्यूशन कैसे बना है, उसके बाद स्टेट का इंस्टीट्यूशन कैसे बना है, और फिर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बनी है, एंड उससे बढ़ के जो आज हम
मॉडर्न करेंसी वगैरह वाले लेवल पे आए हैं, ये कैसे आया है, ये भी एक अलग पूरी डिबेट है। और सेपियंस जो इसकी किताब है युval नोआ हरारी की, उसमें वो काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों पे बात भी करता है। इसके अलावा भी हैगल की किताबें हमें मिल जाती हैं, कुछ और भी राइटर्स पास्ट में भी रहे हैं 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के अंदर जिन्होंने इन चीज़ों पे लिखा है। हरारी डेफिनेटली इज नॉट द फर्स्ट वन टू राइट ऑल दिस थिंग्स। एंड हंटर गैदरर थे, यानी प्लांट से कुछ चीज़ें ले लेनी या फिर शिकार कर लेने। तो बड़ी सिंपल सी उनकी लाइफ होती थी। एंड अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ कि जिराफ डोंट प्लांट ट्रीज एंड लायंस डोंट बाय जिराफ ट्रीज एट द सुपरमार्केट। Giraffe feed on trees that naturally grow in the savanna and lions hunt giraffe। यानी पौधे उगते हैं तो जानवर उनको खा लेते हैं। एंड सिमिलरली आवर ancestors gathered wild plants and hunted wild animals। और इंसान उनके मुकाबले में जो जानवर हैं उनको भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं। This is why our ancestors are often called hunter gatherers or just gatherers, because they gathered their food from the wild। वो खुद से बनाते कुछ भी नहीं थे, बल्कि शिकार कर लेते थे या इकट्ठा कर लेते थे। तो काफी डाइवर्सिटी हमें मिलती है पास्ट की, जो सिविलाइजेशन है उनके अंदर उनके रूल्स भी डिफरेंट होते थे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे में इंसानों का डिफरेंटली एवोल्यूशन हुआ है। तो उनकी मोरालिटी भी रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट होती थी, जो उनकी मिथोलॉजीज थी वो भी डिफरेंट थी, प्रेजुडिसेस अगर थे रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स वो भी डिफरेंट थे, मैरिज का इंस्टीट्यूशन अगर उनका था वो भी डिफरेंट था। एंड बाकी अगर आप स्टफ की बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम और सारा कुछ, तो जहाँ जहाँ इंसान रहते थे उनका एवोल्यूशन भी उसी तरह से डिफरेंटली हुआ है। कुछ चीज़ों में हमें सिमिलैरिटी मिल जाती है, तो उससे वो भी साबित होता है कि किसी एक ही मतलब स्पीशी से इन सब का एवोल्यूशन हुआ है, जिसको हम ज्यादातर चिंपैंजी साइंटिस्ट आज के दौर में मानते हैं। एंड लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो वो भी हमें डिफरेंट मिलता है, जहाँ जहाँ जिस भी तरह वो रहते थे इंसान डिफरेंट एरियाज के अंदर। एंड फिर उन्होंने जब वो ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमंस फर्स्ट टाइम गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा डेंस किस्म का जंगल था। और वहां पे जाके फिर इंसानों ने को काफी बड़े बड़े जानवर भी मिले, जिनको वो शिकार जब करते थे तो उन्हें ज्यादा गोश्त मिलता था। छोटा जानवर अगर शिकार करेंगे थोड़ा आपको गोश्त मिलेगा, तो जाहिर है कि पावर और एनर्जी आपको थोड़ी मिलेगी। तो जब इंसान वहां पे गए तो कुछ अरसे के बाद, मतलब वो थोड़ा अरसा नहीं है, स्टिल इट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट इट हैपेंड के जो एंशियंट ऑस्ट्रेलिया था उसको इंसानों ने जाके चेंज करके रख दिया। और वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, और वहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एनिमल्स थे वो भी चेंज हो गए, बड़े सारे एनिमल खत्म हो गए और छोटे एनिमल्स रह गए। एंड इसलिए वो कहता है कि कोलंबस ने जो अमेरिका अगर डिस्कवर किया था, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गया था, तो ये उससे भी बड़ा इवेंट है। और इससे साबित होता है कि ह्यूमंस वर्स्ट सीरियल किलर्स हैं हिस्ट्री के, इंसानों से ज्यादा किसी और जानवर ने बाकी जानवरों को या स्पीशीज को या एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय या कत्ल नहीं किया। एंड देन वो बताते हैं कि अमेरिका में गए थे। अमेरिका में आपको पता है कि बड़े बड़े ओशंस हैं यूरोप और एशिया वाली साइड पे, जो कि सेपरेट करते हैं अमेरिका को फ्रॉम एशिया एंड यूरोप। हाँ, साइबेरिया वाली साइड से इनका अलास्का एक ऐसे अमेरिका का कनाडा के पास वाला इलाका, वो दोनों आपस में टच होते हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि आइस एजेस थी, तब ह्यूमंस गए थे फ्रॉम एशिया टू अमेरिका। तो वहां पे जाके भी इंसानों ने फिर काफी बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया था। और अब तो वो जो उनका एवोल्यूशन चूंकि हो चुका था, उनके उनके जो टूल्स थे और उनकी जो हंट करने की एबिलिटी थी, वो भी पहले के मुकाबले में काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। तो बिग एनिमल्स जो थे वो सारे खत्म हो गए और छोटे एनिमल्स बचे। अमेरिका में भी यही हुआ था। और हमारे एंसेस्टर्स इतने क्रूअल क्यों थे? अगर हम ये बात करें ना, बच्चे पूछें कि अच्छा ये हमारे एंसेस्टर्स इतने खून थे और इतना लोगों को कत्ल करते थे, तो इसकी रीजन ये है कि उन्हें सर्वाइवल चाहिए था, उन्हें खुराक चाहिए थी, उन्हें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी थी, उन्हें एक हैप्पी लाइफ गुजारनी थी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आज भी इंसान ज्यादा चीजों पे फोकस्ड होते हैं, सिवाय इसके कि अच्छी खुराक मिले, हैप्पीनेस मिले, हमारे बच्चे खुश रहें और ये वाली सारी चीजें। तो उस जब वो इस तरह से जी रहे थे, तो उसके अंदर उन्हें इस चीज की कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी कि एनवायरनमेंट पे क्या बीत रहा है, या कितने एनिमल्स को वो कत्ल कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ हो रहा है। दे वर जस्ट लिविंग एंड इट वाज अ सॉर्ट ऑफ हैपनिंग ऑटोमेटिकली।
और इंसानों की एग्जिस्टेंस की ये एक आप कह सकते हैं कि कॉस्ट थी जो कि इस प्लेनेट ने पे किया, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो यू कैन नॉट ब्लेम ह्यूमंस फॉर ऑल दिस स्टफ। एंड जो छोटी चेंजेस होती हैं उनको कोई नोटिस भी नहीं करता कि आज कितने एनिमल्स मरे हैं। उस टाइम पे जो एवरेज लाइफ होती थी ह्यूमंस की वो 20 से 25 ईयर्स होती थी। अब मोस्टली अच्छा 12 साल की। फराज, सर अच्छा अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा ये मेरा ख्याल है कि 10 10 पे जो है ना ये इसके 40 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो उस उसके अंदर अगर हो जाता है तो वेल, अदरवाइज आप एक नया लिंक जनरेट कर देना, ठीक है। सर ये खत्म तो हो जाएगा, मुझे अगले 4-5 मिनट में मैं खत्म कर लूंगा इसको। जी जी ठीक है आप। ठीक। तो स्मॉल चेंजेस को कोई नोटिस भी नहीं करता कि कौन सी हो रही हैं और क्या हो रहा है। तो उसी तरह से उनको भी नहीं पता था कि कितने एनिमल्स किल हुए हैं। मैं बता रहा था कि 25 ईयर्स एवरेज एज होता था, 12 साल की एज तक मोस्टली जवान हो चुका होता था इंसान, और फिर उसकी शादी हो चुकी होती थी। 16-18 साल की उम्र तक उसके बच्चे हो गए होते थे, और बाय 25 वो बूढ़ा हो गया होता था। तो उस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा इंसानों को पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर। और हम जानते हैं कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ऐसे इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ सम डिजास्टर किल्स द ऑल बीज, फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स विल वोंट बी एबल टू सेपरेट देयर पोलन, बिकॉज ये बीज के थ्रू पोलन जो है इनका फ्लावर्स का फैलता है। So they won't be able to separate their pollen and produce seeds. If there are no seeds, there can't be any new plants. If there are no plants, all the animals that eat plants like rabbits will die. If there are no rabbits, all the animals that eat rabbits like foxes will also die. So this happens कि मतलब अगर एक भी चीज को environment के अंदर destroy करें तो बाकी चीजें भी उससे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और ये इन्फ्लुएंस करती हैं बाकी ज्यादा चीजों को। तो कंक्लूजन में अगर देखें हुआ क्या, बहुत से जानवर होते थे, इंसान नहीं होते थे, फिर इंसान बने, एंड वो अपेयर हुए, उनका एवोल्यूशन हुआ, वो ज्यादा ज़हीन हुए, टूल्स बनाना सीखे, शिकार करना सीखा, ज्यादा सोसाइटीज में रह के फिर वो एक दूसरे से कोऑपरेशन करके रूल करना प्लेनेट को सीखा। सो क्या हुआ, नो एनिमल्स, आज बड़े थोड़े से एनिमल्स रह गए हैं। और अभी ये काफी अच्छी खासी है कि एक्टिविज्म की मूवमेंट है कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, और उनके भी राइट्स होते हैं, और जूस के अंदर भी उनको रखते हैं। और कहीं भी हम देखें, फॉर एग्जांपल डीएचए में लेपर्ड निकल आया तो काफी ज्यादा फिर होता है कि नहीं इनको बचाएंगे, बड़ी थोड़ी तादाद में रह गए हैं। सो ये एक मतलब हुआ है कि बहुत ज्यादा एनिमल्स थे और अब बड़े थोड़े रह गए। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट, एंड ईच ऑफ अस कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। बच्चों को वो ये लेसन देता है, वो बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर मछलियां हैं सी के अंदर, तो उनसे आपको कितना फायदा होता है, और नेचर को कितना फायदा होता है, and, कितना खूबसूरत है उनका रहना इस एनवायरनमेंट के अंदर। और उनको नहीं पता कि आप कितने क्रूअल हैं, या आप कितने जहीन हैं, या आप क्या क्या करने की एबिलिटी रखते हैं। बट यू नो कि आपने उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, और वो आपके लिए कैसे जरूरी है। और आप तो आपको ये बुक पढ़ने के बाद वो बच्चों से कहता है कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो पास्ट के अंदर कैसे करते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, और ये क्यों गलत था। और आपको ये भी पता है कि आप उनको कोई दोष भी नहीं दे सकते, उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो इनोसेंट ही है एक तरह से। जैसे अल्बर्ट कैम्यू कहता है ना कि द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू ब्लेम अ ह्यूमन। इंसान बड़े आम से, और आप कह सकते हैं कि है जहीन एनिमल्स की निस्बत, बट कोई बहुत ज्यादा जहीन इतने नहीं है कि उन्हें हर चीज का पता हो। एवरीवन इज अ स्पेशलिस्ट इन स्पेसिफिक फील्ड, और उसका उसको पता होता है। तो बाकी जिन चीजों का नहीं पता होता, वो कहते हैं ना कि व्हाट वी डोंट नो वी जज। जिसका नहीं पता उसको हम जज कर लेते हैं, और जज जब करते हैं तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है उसकी बेसिस पे करते हैं। तो ये इंसान है काफी मतलब भोले भाले हैं एक तरह से। आप ना उनको ब्लेम करें, बट एजुकेट करें कि क्या चीजें जरूरी हैं और क्या करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज लास्ट स्लाइड, एंड ये खत्म बुक। एंड मेरा ख्याल है मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो इसके बाद कर लें, या जिस तरह भी है। जी रिकॉर्डिंग रोक दें, रिकॉर्डिंग।